गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं सुबह सुबह की करंट अफेयर्स में। तो आज है बेटा 23 तारीख और 23 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर्स से। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 2026 दैट स्ट्रक लुजलॉन आइलैंड ऑफ द फिलीपींस? तो भाई देखो, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया है फिलीपींस में, फिलीपींस का जो एरिया है यहाँ पर देखो अलग अलग एरियाज में साइक्लोन्स के नाम अलग अलग हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चाइना सी में जब भी कोई साइक्लोन आता है तो उसे हम टाइफून बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन ओशन में जब भी साइक्लोन आता है उसे हम बोलते हैं साइक्लोन। कैरिबियन आइलैंड के आसपास के एरियाज में, जब कैरिबियन सी के आसपास के एरियाज में जब भी साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं हरिकेन्स। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स आता है तो उसे विली विली बोलते हैं। अमेरिका में आता है तो टॉर्नेडो बोलते हैं। तो होते सब कुछ है, एक ही चीज है, तूफान होते हैं, बट अलग अलग रीजन्स में इसके नाम अलग अलग होते हैं। तो ये अभी लुजलॉन आइलैंड फिलीपींस में आया 2026 का पहला चक्रवात है, जिसका नाम क्या है? नोकेन। याद रखिएगा, नोकेन। दितवा वगैरह ये सब जो है पिछले साल के हो चुके हैं, ये अभी नया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। Noken, also known as ADA, the form in Western Pacific and hit the Luzon Islands, Philippines. It is the first named cyclone of the 2026 का पहला साइक्लोन है, ठीक है। ये सारे नाम है साइक्लोन के, याद रखिएगा, रेगुलर सेट्स और ये ऑक्सिलरी सेट्स। इस तरह से देखो साइक्लोन की नेमिंग के ऊपर भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन में आपके 13 देशों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं और फिलीपींस के एरियाज में जो साइक्लोन्स आते हैं उनके नाम अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। नाम पहले से प्री डिफाइन होते हैं, बस जहां जहां साइक्लोन आता जाता है ये उठ के वहां पर सेट होते चले जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर में आएगा भी, ठीक। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज दोस्ती, ये एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जिसका नाम है दोस्ती, और ये ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, मालदीव में हुई, ठीक है। तो ये 3 देशों के बीच में हुई और इसका कौन सा एडिशन हुआ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 15वां, 16वां, 17वां की 18वां, अब यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो याद रखिएगा ये इसका 17वां एडिशन था, इसे ध्यान रखिएगा। 17th एडिशन था, ठीक है। तो ये 3 देशों के बीच में होती है, इसे ध्यान रखिएगा। मालदीव्स में हुई, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में ये हुई, और कहाँ हुई? मालदीव्स में हुई, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन था, इसे ध्यान रखना है बेटा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। साइना नेहवाल ने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का अभी हाल फिलहाल। तो भैया ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस की शूटिंग। तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? वो है बैडमिंटन, याद रखिएगा। बैडमिंटन की एक बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हैं, भारत का में एक बड़ा नाम है साइना नेहवाल का, इसे ध्यान रखिएगा। और साइना नेहवाल कंफर्म द रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन आफ्टर ट्रेल ब्लेजिंग कैरियर एंड ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट एंड द फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल लास्ट प्ले कॉम्पिटिटिवली इन 2023। उसके बाद से ये खेल नहीं रही हैं, तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इससे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और क्या बन सकता है साइना नेहवाल के कैरियर से? तो साइना नेहवाल को पद्म भूषण मिला है, बिल्कुल मिला है ना। आपका सिविलियन अवार्ड पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 3 होते हैं, नीचे से ऊपर ऑर्डर मैंने बताया, तो ये मिडिल ऑर्डर का है। और पद्म भूषण अवार्ड साइना नेहवाल को दिया जा चुका है और बहुत ही पहले 2016 में दिया जा चुका है, मतलब आज से 10 साल पीछे दिया जा चुका है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स? ठीक है, एशिया में, पूरे एशिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स निकाला गया, उसमें इंडिया की रैंक है 4th, 5th, 6th की 7th। तो इंडिया की रैंक है भाई 6th, ठीक है। इंडिया एशिया में 6ठे नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, ठीक है। और ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट काफी चर्चा में रही है ना। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है डेजन शीरा, है ना। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है डेजन शीरा एंड एसोसिएट्स, इन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, रिलीज बाय दिस, है ना। और इससे कई सारे और क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। टोटल 11 देश हैं एशिया में से हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, उसमें इंडिया की रैंक 6th है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और
चाइना उसमें नंबर 1 है। चाइना क्या है? नंबर 1 है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। डॉग सेंचुरी, अभी हाल फिलहाल में कुत्तों का अभ्यारण्य कहां पे खुला? डॉग सेंचुरी। डॉग काफी चर्चा का विषय बने हुए थे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में नहीं खुला, ये पंजाब में। पंजाब में हाल फिलहाल में डॉग सेंचुरी खोली गई है ना? कहां पे खोली गई है याद रखिएगा। डॉग सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पंजाब इनॉर्गेट द फर्स्ट डॉग सेंचुरी एट हेबोवल डेयरी कॉम्प्लेक्स लुधियाना, ठीक है। और जहां पे 500 स्ट्रे डॉग्स मतलब रोड वाले कुत्तों को रखा जा सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका इनॉग्रेशन हुआ है ताकि उनका देखरेख की जा सके, है ना। चलिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज रीस्टार्टेड बाय टेप्को इन जनवरी 2026 रेजिंग सेफ्टी कंसर्न? तो भैया कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर फिर से शुरू किया गया है? तो फुकुशिमा, काशिवाजाकी कारिवा नंबर 6, सेंदाई नंबर 3, हामाओका नंबर 2। तो भाई आपका अगर हम बात करें तो काशिवाजाकी कारिवा जो है ये भी रिसेंटली खोला गया है, शुरू किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर में आ जाता है फुकुशिमा के बाद में। और ये हो चाहे फुकुशिमा हो, दोनों कहां पर है भाई? दोनों आपके जापान में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? जापान में। जापान की अगर हम बात करें तो आइलैंड कंट्री है ना, होक्काइडो है ना, आपका कुयुशु, शिकोयू और होन्शु, ये 4 आइलैंड पे पूरा जापान तैयार है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और जापान आइलैंड कंट्री, छोटी सी आइलैंड कंट्री है, उसके बाद भी बहुत एक्टिवली काम करते हैं, याद रखिएगा। जापानी लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, है ना। देर तक सोना या ज्यादा सोना जापान में बीमारी मानी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जापान वाले लोग सोते बहुत लिमिटेड हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसे ध्यान रखने वाली बात है। चलिए और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। व्हाट नेचुरल रिस्क सराउंडेड द काशिवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर प्लांट, है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या इशू जनरेट हुआ जिसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। द प्लांट इज लोकेटेड इन द अर्थक्वेक या क्वैक प्राउन रीजन, राइजिंग कंसर्न अबाउट द सेस्मिक सेफ्टी, है ना। फुकुशिमा में तो यही हुआ था, सुनामी आई थी और सुनामी के साथ साथ अर्थक्वेक भी आ गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन लोहित रिवर, है ना। कलाई 2 लोहित नदी पर है, तो लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो भाई ये प्रोजेक्ट से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। कलाई 2 किस नदी पर है? लोहित नदी पर है, या किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1200 मेगावाट की कैपेसिटी है ना। कुछ इस तरह का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि आपका कलाई 2 के नाम से मशहूर है, लोहित नदी पर है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अब यहां पे क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं? Which endangered species habitat in the threatened by the Kalai 2 प्रोजेक्ट? अब ये कलाई 2 प्रोजेक्ट जो है एक फॉरेस्ट एरिया में है, डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि ये सब नदियों के आसपास जो प्रोजेक्ट बनते हैं तो फॉरेस्ट को काफी नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपका व्हाइट विंग्ड वो डक एक रेयर एंडेंजर्ड स्पेसीज है जिसको थोड़ा खतरा है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के चलते, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है विच डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज द होम टू कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो अरुणाचल में अजवा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है लोहित नदी के किनारे, वहां पर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंसर्न लिस्टेड इन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ कलाई 2 प्रोजेक्ट? तो इसमें मेजर कंसर्न क्या है? द प्रोजेक्ट रिस्क डिस्प्लेसिंग लोकल कम्युनिटी एंड डैमेजिंग द बायोडाइवर्सिटी इन द रैंगो रोंगटंग एरिया, है ना। रैंगो रोंगटंग एरिया में ये दिक्कतें आ सकती हैं, वहां पर जो लोकल कम्युनिटी है उसको डिस्प्लेस करना और बायोडाइवर्सिटी को हार्म होना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड क्लीन अप कॉस्ट ऑफ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर, है ना। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड क्लीन अप कॉस्ट? क्लीन अप कॉस्ट क्या है? फुकुशिमा जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें अभी एक लीकेज हुआ था कुछ
सालों पहले, तो उसकी वजह से जो उसको क्लीन अप कॉस्ट है वो कितना आया येन में। येन कहाँ की करेंसी है? जापान की। तो वो कितने येन आया? तो वो आया 22 ट्रिलियन येन। बहुत अमाउंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, लगभग 139 बिलियन डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और काफी चर्चा में रहा क्वेश्चन है, काफी टाइम से चर्चा में रहे, तो इस वजह से मैंने इसको उठा लिया है। ठीक है, तात्या मामा भील इस पॉपुलरली नोन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइबल व्यक्ति हैं और इनकी प्रतिमा बनाई गई थी। जो प्रतिमा बननी थी बहुत ही भव्य टाइप की, उसको एकदम कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में, करप्शन दिखाने के चक्कर में एकदम मजाक बना दिया, है ना। तात्या मामा भील जो है, इनको किस नाम से जाना जाता था? ट्राइबल गांधी, एमपी रॉबिनहुड, फॉरेस्ट वॉरियर, भील कमांडर। तो इन्हें एमपी मध्य प्रदेश का रॉबिनहुड कहा जाता था। किसे? तात्या मामा भील को। कुछ इस तरह के थे ये, है ना। और इनकी याद में एमपी में एक इनकी स्टैचू बननी थी कुछ इस तरह की, है ना। तो ये स्टैचू जो थी ये बननी चाहिए थी मटेरियल की, मतलब मेटल की, लेकिन ये कुछ बहुत फाइबर से बना दी गई, जिसके चलते काफी ज्यादा बवाल चल रहा है और इसको लेकर इनकी कम्युनिटी ने भी थोड़ा सा इशू उठाया है और ये काफी चर्चा में बना हुआ है आजकल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट वर द पब्लिक क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग तात्या मामा भील स्टैचू इंस्टॉलेशन? द स्टैचू मेड ऑफ फाइबर reinforced पॉलीमर इंस्टेड ऑफ ड्यूरेबल मार्बल और मेटल। तो मार्बल और मेटल की जगह पर ये रीइंफोर्स पॉलीमर या फाइबर से बना हुआ है। वैसे तो ये एक तरह से प्रकृति के खिलाफ ना जाके उसके साथ बना दिया, लेकिन इसको लेके काफी चर्चाएं बनी कि बजट तो तुम्हारा बनाया गया था किसके लिए? मार्बल और मेटल के लिए, लेकिन आपने इतना कॉस्ट बचाने के चक्कर में आपने क्यों इतना खराब काम कर दिया? चलिए, तो ये भी काफी चर्चा में बना हुआ है और काफी चर्चा में है ये प्रतिमा, ये स्टैचू भी। चलिए, हाउ मेनी रिलीफ सेंटर वर सेट अप इन कोकरंझर आफ्टर द जनवरी 2026 वायलेंस? अब देखो, असम में एक वायलेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। आदिवासी एक ट्राइब है वहां पर और बोडो ट्राइब के बीच में, ठीक है। वहां पे क्या हुआ? वहां के लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई, जिसके चलते दोनों कम्युनिटी में बहुत ज्यादा दंगा भड़क गया और उसके चलते काफी मारपीट हुई और कुछ रिलीफ सेंटर बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कितने बनाए गए? 5 रिलीफ सेंटर बनाए गए, इसे ध्यान रखिएगा। असम की अगर हम बात करें तो असम में ये सारे मामले देखने को मिले हैं, है ना। असम की ही ट्राइब है। वी हैव सेट अ 5 रिलीफ कैंप फॉर द पीपल फ्रॉम बोथ कम्युनिटी। दे लेफ्ट देयर होम आफ्टर द वायलेंस ब्रोक आउट। एफर्ट आर ऑन द एड्रेस दे आर फीलिंग इनसिक्योर एंड हेल्प देम टू रिटर्न, है ना। उनको उनके एरिया में वापस भेजने की कोशिश की जा रही है ना। ठीक, असम की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है असम, है ना। नॉर्थ ईस्ट में जाने का रास्ता है असम। असम नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट में जाना है तो असम पहुंच जाइए, तो आप किसी भी स्टेट में पहुंच जाएंगे। कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, हर राज्य के साथ असम अपना बॉर्डर शेयर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इसीलिए द डोर टू नॉर्थ ईस्ट किसे कहा जाता है? असम को, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो असम नेशनल इंटरनेशनल दोनों पार्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इंटरनेशनली ये आपका भूटान, ठीक है, और आपका इधर बांग्लादेश के साथ क्या करता है? बाउंड्री बनाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, असम से ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो भाई आई थिंक कि आपको आज अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, है ना। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इन शॉर्ट सारी चीजों को रख के आपको समझाया जा सके और पेपर ओरिएंटेड सारा काम हम कर सकें। अब इस क्लास की बेटा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलो आज के लिए इतना रहने देते, कल फिर मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।